नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कंप्यूटर की क्लास में। आज हमारा क्लास नंबर पहला है और पहला क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हम देखते हैं सीजीएल पेपर 3 में कंप्यूटर से लगभग 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न आने की 20 या 60 नंबर का प्रश्न होगा और एक प्रश्न जो है 3 मार्क्स से आने की 60 नंबर का। चलिए आज इसी को आज पहला क्लास है और पहला क्लास में देखते हैं क्या खास है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यह सीरीज चलते ही रहेगा और अंतिम तक चलेगा। चलिए अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए ना भाई साहब, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए आज का पहला प्रश्न और ये रहा आपके सामने। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? याद है परम, जो भारत में विकसित परम जो सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था वो कौन संस्था ने विकसित किया था इसको? ये जो संस्था थी ना, वो कौन संस्था थी? सी डेक। कौन संस्था थी? सी डेक। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और हम बताते हैं इसके बारे में। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सी डेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डेक पुणे में किया गया था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 8000 था। इसको याद रखिएगा। कौन सी संस्था ने विकास किया था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सी डेक। चलिए आज का दूसरा सवाल है कि ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? बताइए। ट्रैक बॉल जो है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? क्या टच पैड है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर है? बताइए क्या है ये जो है ना, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है कौन? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसे माउस के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किस स्थान पर प्रयोग किया जाता है? ये माउस के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है नोटबुक या लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गति यानी डेटा इनपुट करने के लिए यह किया जाता है। ट्रैक बॉल यूनिट के शीर्ष पर मूवेबल बॉल को अपने हाथ से घुमा सकते हैं। ऐसा होता है, मतलब ये जो होता है ना, यहाँ पर होता है छोटा सा, इसको आप ऐसे कीजिएगा ना तो घूमते रहेगा। मैंने माउस के बहुत ही यह कार्य करता है। Which of the following types of memory must be continually refreshed or in order to maintain the data? यानी कि डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? बताइए। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करते रहना चाहिए? तो बताइए किसको? करते रहना चाहिए इसको, डी रैम को, या लगातार जो है रिफ्रेश करते रहना चाहिए। इसके बारे में जानते हैं कि डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूरा नाम क्या है इसका? फुल फॉर्म जो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है, जो डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। इसे प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, अन्यथा यह डेटा खो देगा। याद रखिएगा, अंदर ये क्या कर देगा? डाटा खो देगा। अगला सवाल है, चौथा सवाल आपके सामने है कि फाइल को सेव कर, जब हम फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। जैसे कि हम कोई फाइल बनाए तो उसको सेव किए तो कहाँ पर बना रहता है? ये जो बना रहता है ना भाई साहब, ये रहता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। कहाँ पे रहता है? यह सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जब हम कंप्यूटर में कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय डाटा अस्थायी मेमोरी में रहता है और जब हम फाइल को सेव करते हैं तब फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाती है। और कंप्यूटर बंद करने पर भी सेकेंडरी स्टोरेज को स्टोर डेटा नष्ट नहीं होने देता। याद रखिएगा, इन डेटा को नष्ट नहीं होने देता। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है HDD, PD, CD, DVD, फ्लैश आदि, ये जो है ना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। आज का अगला सवाल है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? आप इसको देखे हैं क्या? छुए हैं? बिल्कुल नहीं, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं। इसको, ये जो है ना सॉफ्टवेयर क्या है, आपको जब हम बताएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाए। सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट इनेबल ए हार्डवेयर टू रन। यानी सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। जैसे कि हम माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सब क्या है? एक हार्डवेयर है जो क्या सॉफ्टवेयर जो है ना उसको चलाने में मदद करता है।
सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स को वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है या यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर के एक निर्जीव बॉक्स मात्र है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर के एक निर्जीव बॉक्स मात्र है। सॉफ्टवेयर के जो होता है ना, वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर के आंतरिक कामकाज को नियंत्रित करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर के आंतरिक कामकाज को नियंत्रित करता है इस और मॉनिटर, प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइस जैसे उपकरणों को भी यह नियंत्रित करता है। चलिए, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हम बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए आदेशों को निष्पादित करने के लिए यह निर्देशित करता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए तो उसे क्या कहेंगे आप? क्या कहिएगा? एक कहिएगा आप लोग जो है, क्या कहिएगा? एक कहिएगा पैरेलल प्रोसेसिंग, इसको कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। चलिए इसके बारे में जान जाते हैं कि कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाकर कार्य करते हैं तो इसमें कार्य करने की गति में वृद्धि होती है और इसमें एक साथ कई प्रोग्रामों को अलग अलग क्रियान्वित करा सकते हैं। इस प्रक्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। जब और क्या करते हैं, जब एक कंप्यूटर दो प्रोसेसर लगाकर कार्य करते हैं तो इसमें कार्य करने की गति क्या होती है? वृद्धि तेज हो जाती है। इसमें एक साथ कई प्रोग्रामों को अलग अलग क्रियान्वित करा सकते हैं। इस प्रक्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विनजिप? बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विनजिप, यानी विनजिप का कार्य क्या है? जैसे हम लोग जिप फाइल खोलते हैं, जिप फाइल आ गया तो उसका कार्य क्या है? ये जो है ना, इसका विनजिप का जो कार्य का है, इसका कार्य है कि इट कंप्रेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल्स। को क्या कहते हैं? यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस कर देता है, छोटा कर देता है। क्या कहता है? यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस कर देता है। विनजिप एक हीट कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। क्या करता है? बड़ी फाइल दी है तो छोटी फाइल में कंप्रेस करता है। इसकी मदद से फाइल को कंप्रेस करके जिप फाइल में बदलकर डिस्क पर काफी स्पेस बचाया जा सकता है। चलिए, आज का अगला सवाल है कि इंटरनेट वाज स्टार्ट इन इंडिया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? याद है कब हुआ? से जो भारत में हुआ ना इंटरनेट की शुरुआत, वो कब हुआ? आज तो इतना क्रांतिकारी युग आ गया इंटरनेट का, तो भारत में कब हुआ था इंटरनेट की शुरुआत? ये हुआ था 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट जो सूचना की तकनीक की है, सबसे आधुनिक प्रणाली है। मूलतः इसका प्रयोग जो होता है, अमेरिका ने वर्ष 1969 में अर्पानेट नाम के नेटवर्क से किया था। सोचिए, ये 1969 में कर लगा और हम कब है? 1995। सोचिए कितना पीछे था। इंटरनेट कार्य करता है, जो इंटरनेट हम लोग कार्य करते हैं, क्या कार्य करता है? इंटरनेट जो कार्य करता है ना भाई, ये केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। क्या करता है? केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। पैकेट स्विचिंग का प्रयोग इंटरनेट द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक पैकेट का अपना एक रूट व डेस्टिनेशन यानी आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? एक रूट होता है, यानी कि इसको आईपी एड्रेस होता है। और सर्किट स्विचिंग का प्रयोग टेलीफोन ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु यह किया जाता है। चलिए, अगला सवाल है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, कहलाता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? वैन। क्या कहलाता है? वैन कहलाता है।
व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको क्या बोलते हैं, फुल वाइड एरिया नेटवर्क, वह डिजिटल संचार प्रणाली होती है जो विभिन्न साइटों, कंप्यूटर स्थापनाओं तथा यूजर टर्मिनलों को आंतरिक रूप से जोड़ती है। इस प्रकार का नेटवर्क देश स्तर पर, विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर संचालन के लिए विकसित किया गया। इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म से क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है कि ए मॉडेम इज कनेक्टेड टू ए, मॉडेम से जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है? तो मॉडेम जो होता है ना, इससे क्या जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है आपका फोन लाइन। क्या होता है, फोन लाइन जुड़ा होता है। इसके बारे में जानते हैं कि मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा संचालित करने में सक्षम बनाता है। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा संचालित करने में या क्या सक्षम बनाता है, तथा डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का काम करता है। और यह टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के संक्षिप्त नाम, मॉडेम का जो नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। अगला सवाल है विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी रिटन इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेमली क्या सी नामक जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? बताइए, सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो कौन सा था ये था आपका यूनिक्स। कौन था, यूनिक्स, याद रखिएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका पहला जो संस्करण था 1971 में रिलीज हुआ। कब हुआ था, 1971। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो एक्सेल तो है, क्या है, बिल्कुल से एक्सेल तो है। और कौन सा इसमें नहीं पूछा है, पावर पॉइंट भी है, वर्ड भी है, लेकिन हमारा एक्रोबेट जो रीडर है, पीडीएफ रीड करते हैं इसे, यह माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है तथा एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड इसी सॉफ्टवेयर के अंग है, जबकि एक्रोबेट रीडर एक पीडीएफ फाइल रीडर। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? बताइए, कौन सा दिया था माइक्रोसॉफ्ट प्रयोग करने ले? तो आप लोग देखेंगे कंप्यूटर में वन ड्राइव होता है, एक वन ड्राइव होता है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा है, जहां आप अपने डाटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ दिस नॉट ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस स्वीट, विच निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस स्वीट का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं पूछा है? दो देखिए, इसमें भी पिछला सवाल इसी तरह था, इसमें भी आप बता सकते हैं। तो कौन सा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें पावर पॉइंट तो है, अब पीछे पढ़े थे, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, लेकिन प्रोजेक्ट्स नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया का पॉपुलर ऑफिस सूट है, जबकि पावर पॉइंट एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिस पर स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण कंटेंट तैयार की जाती है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट के साथ आने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला सवाल है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट 2013 में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आप देखिएगा ना, अगर किसी आप यहाँ पर फाइल लिखे, ठीक है, आप लिख लिए, तो अगर इसको देखना चाह रहे कैसा हमारा प्रिंट आएगा तो क्या दबाएंगे? तो दबाना होगा क्या आपको? आपको यह दबाना होगा, Ctrl+F2 दबाइएगा ना, तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि कैसा हमारा प्रिंट होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 Ctrl+F2 शॉर्टकट की का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। आज
सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती है। अगर माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है इस तरह कितनी पंक्तियां हो सकती है, तो कितना पंक्ति हो सकता है इसमें। इसमें जो है ना ये कितना होता है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,48,576 पंक्तियां हो सकती है। कितना, 10,48,576 पंक्तियां हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 व 8 में अधिकतम रो की कुल जो संख्या है ये कितना है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,48,576 है। तो कॉलम की संख्या जो है ऐसे रो और ये कॉलम इस तरह होता है ना, मैं जब एक्सेल खोलिएगा तो पता इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो रो और कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या जो है 16,384 है। यह एक सिर्फ एक वर्कशीट में होती है। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि Which of the following is not an example of utility software? पूछा है निम्न, Which of the following is not an example of utility software? निम्नांकित में से कौन यूटिलिटी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है बताइए 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 बताइए। ये जो है ना ये कौन सा नहीं है, ये नहीं है आपका ब्राउजर, लेकिन ये बाकी जो है ना एंटीवायरस बैकअप सॉफ्टवेयर डिस्क टूल्स ये क्या है, सॉफ्टवेयर का प्रकार है, लेकिन ये ब्राउजर नहीं है। चलिए अगला सवाल है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, जबकि एंटीवायरस बैकअप सॉफ्टवेयर डिस्क टूल्स डिस्क क्लीनर डेटा संपीड़न यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है उच्च स्तर पर प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करती है, कौन करता है बताइए। ये उच्च स्तर प्रोग्राम को कौन रूपांतरित करता है, ये जो रूपांतरण करने का काम जो करता है कंपाइलर के द्वारा यह किया जाता है। कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कोड को ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जाना जाता है। क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज का क्या कर देता है, या मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, ये लैंग्वेज में परिवर्तित जब करता है तो उसको क्या ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आज का वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए और हम मेहनत करेंगे आपके लिए और अंत तक करेंगे मेहनत। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है।